Okay, so sorry for the interruption. Let us start from here again. So this is the purpose wise. Now in this purpose wise, you have to take the first recipient only. मतलब जो direct source से मिला हुआ है वही पैसा यहाँ पर डालना है. Education, I don't know why this logic is, क्योंकि इसमें कहीं पर भी सेकेंड रिसिपिएंट का नहीं है. अगर आप एंट्री करोगे कोई इंडियन सोर्स वाला पैसा यहाँ पर, तो जो यहाँ टेलीड वाला पोर्शन है कहीं पर, ये वहां पर वो मिस मैच दिखाएगा. ये जो एफसी रिसिट टेली वाला पोर्शन है वहां पर वो मिस मैच करेगा. सो इट इज बेटर टू एंटर ओनली डायरेक्ट सोर्स हियर इन दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन डोनेशन रिसीव्ड. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्पस वाइज में जाएगा डायरेक्ट सोर्स से. नेक्स्ट आप जाओगे, देन ऑब्वियसली इट्स अ डोनर वाइज. तो अगर आपने डोनेशन क्वार्टरली रिटर्न फिलअप किए हुए हैं, क्वार्टरली इंटीमेशन रिटर्न्स ऑफ एफसीआरए, तो ऑलमोस्ट आपके सारे डोनर्स यहाँ लिस्ट में दिख जाएंगे. यू कैन ऐड डोनर हियर, यू कैन डिलीट, यू कैन एडिट, दिस यू नो. सो वी हैव टू एंटर द अमाउंट. यहाँ पर आपको फिगर डालना है कि कितना पैसा किस एक्टिविटी के लिए किस फंडिंग एजेंसी ने दिया है. यहाँ पर दो तीन कंफ्यूजन होते थे कि एक था एड्रेस का. फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नेम. नेम, कई ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ शॉर्ट नेम लिख देते हैं फंडिंग एजेंसी का इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फुल नेम. इन माय ओपिनियन, और आई एडवाइज यू दैट ऑलवेज ऑल दिस डिटेल्स, जो डोनर का नाम है, कंट्री है, एड्रेस है, all this detail you should maintain written here exactly as per your agreement. तो अग्रीमेंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम लिखा है, फंडिंग एजेंसी का जो नाम लिखा है, एग्जैक्ट वही नाम आना चाहिए. डू नॉट एंटर शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फंडिंग एजेंसी. कभी भी फंडिंग एजेंसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना. कई लोग ये करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली रूटीन में हमारा वही कम्युनिकेशन हो जाता है फंडिंग एजेंसी से. सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस, ऑलवेज राइट द नेम एज पर द एग्रीमेंट. कंट्री, अगर आप इंडिया लिख रहे हो, मतलब कि ये जितने भी इंडिया का अमाउंट है वो सब सेकेंड रिसिपिएंट में ही टैलीड होना चाहिए, और बाकी का जो अदर देन इंडिया है वो सारा डायरेक्ट फॉरेन सोर्स का गिना जाएगा. करेक्ट. एड्रेस. नाउ इन द एड्रेस पार्ट, अगेन एड्रेस इज ऑल्सो एज पर द एग्रीमेंट. आपके एग्रीमेंट में उस फंडिंग एजेंसी का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है वही होना चाहिए. इवन इन माय ओपिनियन, आप अगर कोई फंडिंग एजेंसी का इंडिया ऑफिस है बट आपका पैसा यूके से आ रहा है, देन यू शुड आस्क फॉर द यूके एड्रेस, और यहाँ पर आपको यूके का एड्रेस लिखना है, नॉट इंडियन ऑफिस एड्रेस. तो कई लोगों का ये कंफ्यूजन था कि हमको, बिकॉज वी कम्युनिकेट विद द इंडियन ऑफिस ओनली, तो हमको एड्रेस कौन सा लिखना है. इन माय ओपिनियन, अगर पैसा यूके से आ रहा है तो यूके कंट्री में जाएगा और यूके ही एड्रेस में दिखाएगा. नेक्स्ट इज द पर्पस. अगेन वही पर्पस डालना है जो हमने वहां पर डाला था, बट हियर सेकेंड रिसिपिएंट, मतलब ये इंडिया वगैरह में भी पर्पस डालना है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये पर्पस वही जाएगा जो आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में लिखा गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रोजेक्ट वाइज, ये इस बार से नया ऐड किया हुआ है. कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी या प्रोजेक्ट है उसमें क्या प्रोजेक्ट का नाम लिखना है या एक्टिविटी का नाम लिखना है. सो यू आर बेस्ट जज, आप अपना प्रोग्राम हैंडल कर रहे हैं. इन माय ओपिनियन यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम नहीं आना चाहिए. यहाँ पर वेरी क्लियरली मेंशन स्पेसिफिक एक्टिविटी, बिकॉज कई बार प्रोजेक्ट नेम से एक्टिविटी पता नहीं चलती है. लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का था, प्रोजेक्ट नेम था बढ़े चलो. नाउ फ्रॉम बढ़े चलो मे बी द प्रोजेक्ट नेम, बट उससे स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है वो पता नहीं चल रही है. So it is, be very careful when you write here in this specific activity project column, give the specific activity description short करके. Do not write only the project name. Do not put it short form of the project name. Clear? अमाउंट वही लिखना है जो आपके बैंक अकाउंट में हिट किया है, जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया हुआ है इंडियन रुपीज में. करेक्ट. दिस, कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये एंट्री डेट क्या है. ये एंट्री डेट जिस दिन आपने ये फिलअप किया FC4 रिटर्न
उस दिन का डेट है, मैंने 17 दिसंबर को फिलअप किया था, तो यहाँ पर 17 दिसंबर दिख रहा है. सो डू नॉट कंफ्यूज दिस डेट विथ आपका पैसा जिस दिन बैंक में आया उस डेट के साथ, इसको कंफ्यूज मत करिए. पता नहीं ये क्यों डाला है, आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट. करेक्ट. सो आफ्टर फिलिंग अप ऑल द डोनर्स डिटेल, आपका जो ये टोटल अमाउंट है, इट शुड मैच विथ योर रिसिप्ट पेमेंट एंड योर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो आपका सीए दे रहा है. ये टोटल अमाउंट मैच करना चाहिए बिकॉज दिस इज अ टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. सो लेट अस सी नेक्स्ट कंफ्यूजन. तो एक तो हमने ये देख लिया. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग. डोनर वाइज हमने देख लिया कौन से डोनर डालना है, क्या नेम ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा. करेक्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट वाइज यूटिलाइजेशन. लेट अस फर्स्ट सी दिस डोनर वाइज दिस टैली. तो यहाँ पर रिसीट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. आप जैसे ही ये रिसीट पोर्शन कंप्लीट करके यहाँ टैली में आएंगे, एफसी रिसीट टैली दिस टैब में, तो यहाँ पर अगर नॉट टैलीड होगा तो वो आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देगा, वो आप रिटर्न अपलोड नहीं कर पाएंगे. दिस शुड मैच. मैं बता देता हूँ ये कहाँ से मैच कर रहे हैं. ये फर्स्ट फिगर जो हमने डाला था यहाँ पर फर्स्ट एफसी रिसीव्ड में, फॉरेन और लोकल सोर्स बना करके, वो दोनों हैं. फिर हमने डोनर वाइज जो डिटेल ऐड किया यहाँ, अरे सॉरी, पर्पस वाइज जो ऐड किया वो ये फिगर है. दिस should match with this first figure, this 36 lakhs and this 36 lakhs. उसी 36 lakhs को डोनर के साथ मैच कर रहे हैं, फॉरेन के. ये फॉरेन कहाँ से ले रहा है, जहां पर हम डोनर में हमने कंट्री डाला था. अगर इंडिया डाला हुआ है तो वो यहाँ लोकल में जाएगा, अदर देन इंडिया है तो वो एफसी डोनर में जाएगा. अगर ये मैच नहीं किया देन यू कैन नॉट अपलोड द रिटर्न. करेक्ट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट portion is this is a new one. ये नया आया हुआ है और इन दिस सिनारियो ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, रिसिप्ट यूटिलाइज दिख रहा है. सो लोगों के बहुत कंफ्यूजन है इसके बारे में. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन ऑल दोज कंफ्यूजन्स. देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट वाइज यूटिलाइजेशन में है कंफ्यूजन कि हम कौन सा एक्टिविटी डालें. अगर एक ही फंडिंग एजेंसी है, 2-4 एक्टिविटी सपोर्ट कर रही है तो कैसे एंटर करना है. सेकेंड, लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि एड्रेस कैसे डालना है, बिकॉज एड्रेस कैसे डालना है बिकॉज हियर यू हैव बीन गिवन अ डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड देन यू हैव टू ऑल्सो एंटर पिन कोड नंबर. तो आप अगर एक ही प्रोजेक्ट में 4-5 जगह पर 4-5 डिस्ट्रिक्ट पर काम कर रहे हैं, देन हाउ यू एंटर दिस. सेकेंड था जो प्रीवियस बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक एक्टिविटी, यहाँ पर माइनस में नहीं ले रहा है. यू कैन नॉट एंटर अ माइनस फिगर, बट इन प्रैक्टिकली इट मे बी देयर. यूटिलाइजेशन में प्रोग्राम एक्सपेंस आने चाहिए, एडमिन एक्सपेंस आने चाहिए, क्या आना चाहिए. तो ये एक क्वेश्चन था. और एक कंफ्यूजन है कि क्लोजिंग बैलेंस अगर माइनस में है क्योंकि किसी फंडिंग एजेंसी का पैसा नहीं आया था और आपने एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसका पैसा आपका माइनस में चला जाएगा, तो उसको कैसे दिखाना है क्लोजिंग बैलेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस सी वन बाय वन. बिफोर मूविंग आई विल जस्ट शो यू दी वन वर्किंग जो हमने किया हुआ है. ये एक वर्किंग बनाना ज़रूरी है, अगर आपने नहीं किया तो आप भी अपने सीए से ये करवा सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आपको एक ये वर्किंग दिखा रहा हूँ. दिस इज द वर्किंग. बेसिकली आप देख सकते हैं ये पूरा जो वर्किंग है, ये पूरे फंडिंग एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, देन द प्रोजेक्ट नेम. तो आप लोग देख सकते हैं पूरा उसी तरह का फॉर्मेट है, एनेक्शर्स, प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेम वगैरह. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ एक्सेल वर्किंग of for that activity or project wise statement. It is very important.
एज एन ऑडिटर मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एनेक्शर बना करके साइन करके देता हूँ विच मैच विद द एफसी रिटर्न। तो आप भी अपने ऑडिटर को बताएं कि इसी फॉर्मेट में दिया करें। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लाइक दिस वन इज द ओपनिंग बैलेंस जो हाईलाइट में कर रहा हूँ। ग्रांट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, देन कोई और कंट्रीब्यूशन वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है उसी प्रोजेक्ट में, देन यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस, फर्स्ट रिसिपिएंट है या सेकंड रिसिपिएंट है, पर्पस क्या था जो हमने और आगे भी एक बार ये हम देख चुके हैं कि पर्पस आपको पूछा जाता है कि सोशल है, एजुकेशन है वगैरह, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेम जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और उस वो कहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। हो सकेगा तो आई विल शेयर दिस एक्सेल विथ यू, तो आप लोग अपने सीए को बता करके इस तरह से कर सके। सो लेट्स गेट बैक टू हियर, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका प्रीवियस बैलेंस यहाँ पर माइनस में आ रहा है किसी प्रोजेक्ट का, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट वाइज, बट दिस मे बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो मैंने क्या किया हुआ है, हम एज एन ऑडिटर मैंने क्या किया हुआ है, आई आस्क द ऑर्गेनाइजेशन टू क्लब 2-3 प्रोजेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर आपके पास 10 फंडर है तो आप 10 एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी में भी वुमेन राइट्स, और यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग। सो व्हाट वी डिड, वी क्लब 2-3 प्रोजेक्ट इनटू वन एक्टिविटी, ताकि अगर एक प्रोजेक्ट माइनस में है और दूसरा फंडिंग एजेंसी का प्रोजेक्ट प्लस में है तो वो दोनों मिलाकर हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस में हो जाए। आई अंडरस्टैंड, अगर किसी का एक ही फंडिंग एजेंसी है और वो माइनस में जा रहा है तो आपको दिक्कत करेगा। यू कैन नॉट एड और पुट माइनस फिगर हियर इन दी ओपनिंग बैलेंस, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि एफसीआरए एक्ट में ही लिखा गया है दैट यू हैव टू स्पेंड एफसी मनी फ्रॉम एफसी कंट्रीब्यूशन ओनली। मतलब कि आप एफसी का पैसा तभी स्पेंड कर सकते हैं जब आपके पास एफसी का पैसा पड़ा हो। कई ऑर्गेनाइजेशन लोकल से लोन ले लेते हैं नॉन एफसी मनी से, फिर स्पेंड करते हैं, फिर वापस कर रहे हैं। ऑल दीज आर वायोलेशन, डू नॉट डू दैट। सो लॉजिकली भी यही है कि अगर आपके पास एफसी पैसा आ रहा है देन आफ्टर ओनली यू कैन स्पेंड इट, तो माइनस में जाने का कोई जरिया ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई द फिगर इन ओपनिंग बैलेंस कैन नॉट टेकिंग माइनस फिगर। तो अगर आपका कोई एक प्रोजेक्ट माइनस में जा रहा है पर दूसरा प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, देन इन माय ओपिनियन ट्राई टू क्लब 2 प्रोजेक्ट्स इनटू वन एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक्सपेंडिचर फंडिंग एजेंसी वाइज देना है और डोनर वाइज देना है। You have to give this utilization or this format as per the specific activity or the details of the activities। ऑब्लिक प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो आप प्रोजेक्ट्स को इग्नोर कर दीजिए, एक फंडिंग एजेंसी का प्रोजेक्ट्स को, इंस्टेड फोकस ऑन द एक्टिविटीज। जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सो एंड सो समथिंग समथिंग समथिंग, करेक्ट। दिस फिगर इंक्लूड 3-4 प्रोजेक्ट्स मे बी, बिकॉज एक प्रोजेक्ट में माइनस जा रहा था तो हमने 2-3 प्रोजेक्ट क्लब करके कर दिया, विच इज नॉट रॉन्ग। सो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, करेक्ट। सो जो एक एक कंफ्यूजन बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हमारा ओपनिंग बैलेंस माइनस आ रहा है प्रोजेक्ट का, उसको कैसे दिखाए। तो सॉल्यूशन ये है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग हियर इंस्टेड ऑफ पुटिंग हियर माइनस फिगर तो आपका लेगा नहीं, तो आप जीरो फिगर करके उस प्रोजेक्ट में डालेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस चला जाएगा। सो द बेस्ट थिंग इज what you could do, you can club in 2-3 project into one activity, then add all the opening closing balance of this. Again I'm telling you this, see we have this minus figure, but this is a activity name is this फॉर्मल एंड स्किलफुल। तो 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट है जिसको हमने क्लब कर दिया ताकि ये माइनस फिगर प्लस में आ जाए, एंड देन वी टोटल ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर टू हियर, एंड देन वी पुट इट द सेम थिंग इनटू दिस एक्टिविटी फिट, correct। See this way you can
डू दिस, तो आपका ये माइनस फिगर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरे कई सारे डोनर थे, बट आई डिवाइडेड दोज प्रोजेक्ट्स और डोनर इनटू टू मेन एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। एक है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड देन फॉर्मल एजुकेशन। तो आपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, यहाँ पर वही पैसा रिसीव जाएगा जितना आपके बैंक अकाउंट में उस प्रॉपर एक्टिविटी के लिए आया हुआ है। मतलब अगर 4 फंडर का आपने इकट्ठा किया हुआ है तो उन 4 लोगों का रिसिप्ट यहाँ पर जाएगा। तो रिसिप्ट में वहां चला गया। यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। सो नाउ इन अंडर दिस यूटिलाइज्ड, यहाँ पर कौन से एक्सपेंडिचर जाने चाहिए, तो ये एक कंफ्यूजन था। सो नेक्स्ट वन इज दिस के दिस कि एक्सपेंडिचर में सिर्फ प्रोग्राम एक्सपेंस दिखाना है या एडमिन भी आएगा, असेट्स भी आएगी, क्या क्या चीज आनी चाहिए अंडर दी प्रोग्राम एक्सपेंडिचर। करेक्ट। सो in my opinion, this utilize this expenditure, total of this expenditure, this must be only programmatic expenses। यहाँ पर कहीं भी फिक्स असेट परचेज नहीं आएगा, कहीं पर भी एडमिन एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। दिस इज वेरी क्लियर, द स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोग्राम, ऑन द एक्टिविटी, वही यहाँ पर लिखना है। करेक्ट। सो इट इज क्लियर कि ये अमाउंट में कहीं पर भी एडमिन एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, कहीं पर भी आपका असेट्स परचेज किया है वो नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड करने हैं। नाउ क्लोजिंग बैलेंस। अंडर दिस क्लोजिंग बैलेंस, अंडर दिस क्लोजिंग बैलेंस कई लोग बोल रहे हैं कि वो भी माइनस में जा रहा है। वो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अब प्रोजेक्ट का पैसा नहीं आया होगा, बट फॉर इफ यू टेक अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, दिस काइंड ऑफ 1 2 और 3 एक्टिविटी, तो आपका सारा पैसा क्लब हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वो माइनस में नहीं जाना चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल while clubbing all the projects into 2 3 activities and making this previous balance and a closing balance. So it is very important कि इसको सही तरह से फिल किया जाए। और एक क्वेश्चन था लोगों का कि क्या दिस ओपनिंग बैलेंस शुड मैच विथ आवर ओपनिंग बैलेंस जो हमने आगे दिखाया कहीं पर भी। नो, दिस ओपनिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन फंडिंग फॉर दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी। आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। इट मे बी अ मोर देन दैट, बिकॉज आपका तो कुछ पैसा इंटरेस्ट का भी पड़ा होगा लास्ट ईयर में, कुछ और कोई प्रोजेक्ट से बच गया वो अनस्पेंड पैसा भी पड़ा होगा। सो दिस प्रीवियस बैलेंस डज नॉट रिप्रेजेंट द फुल ऑर्गेनाइज द होल ऑर्गेनाइजेशन ओपनिंग बैलेंस। करेक्ट। यहाँ पर उन्होंने मांगा है कि इस एक्टिविटी में, स्पेसिफिक एक्टिविटी में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था या प्रीवियस बैलेंस कितना था, इसको और आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस जो यूसी में जाता है, जो रिसिप्ट पेमेंट में जाता है, जो हमने यहाँ पर एक जगह देखा कहीं स्टार्टिंग में ब्रॉड फॉरवर्ड में, वो नहीं है। डू नॉट मिक्स ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट। तो प्रीवियस बैलेंस है विच इंक्लूड्स ओनली द एक्टिविटी का बैलेंस कितना था, प्रीवियस बैलेंस कितना था। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। कई लोगों का ये क्वेश्चंस था, ईमेल भी आए हुए थे कि क्या ओपनिंग बैलेंस में वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए इन माय ओपिनियन। दिस ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट ओनली एक्टिविटी ओपनिंग बैलेंस। करेक्ट। सो नेक्स्ट कंफ्यूजन इज, just a minute, huh? I have to admit, I think there are some confusions here. Uh, just hold on, huh?
हेलो एवरीवन, कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए। हेलो एवरीवन, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर मैनी वेटिंग इन द फॉर दिस वेबिनार, and because of some technical error I cannot accept them. So those who have just joined me right now, we were somewhere in the middle. Sorry for waiting you, all of you. जो लोग पहले से जुड़े हुए थे मेरे साथ, we will continue this, and later on जो बाकी का आगे का पोर्शन रह गया, we just reach here in the utilization sector section, और बाकी का जो आगे का था वो हमने खत्म कर लिया है, बट आई विल रिपीट इट अकॉर्डिंगली लेटर ऑन. तो पहले हम खत्म कर लेते हैं यहाँ पर और फिर आगे बढ़ते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अभी ज्वाइन हुए, अगर आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप चैट बॉक्स में वो लिख सकते हैं. एंड वंस अगेन सॉरी, आपको वेट करना पड़ा, सम टेक्निकल एरर था जो एडमिट नहीं कर रहा था पार्टिसिपेंट्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी की चीजें हम देखेंगे. हम वी हैव जस्ट कंप्लीटेड रिसिप्ट पोर्शन. यहाँ का पोर्शन हमने खत्म कर दिया है, रिसिप्ट वाला. एंड वी आर हियर एट द यूटिलाइजेशन, जिसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन था. तो चलिए वो जो कंफ्यूजन था वो दूर करते हैं. आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस यूटिलाइजेशन पार्ट. यहाँ पर लोगों का ये कंफ्यूजन था कि क्या यहाँ एक्सपेंडिचर हमको एज अ प्रोजेक्ट वाइज दिखाना है. तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर बोथ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वाइज आप दिखा सकते हैं, ऑब्लिक किया हुआ है. और इन माय ओपिनियन यू शुड पुट द एक्सपेंडिचर एज पर द एक्टिविटीज, क्योंकि दो तीन कंफ्यूजन थे, कई लोगों के क्वेश्चंस थे. आई जस्ट रिपीट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन हरी. एक था कि क्या प्रीवियस बैलेंस माइनस में नहीं ले रहा है. कई बार हो जाता है कि हमने एफसी का पैसा नहीं आया फॉरेन फंडिंग से, बट दे हैव ऑलरेडी कमिटेड, तो हमने स्पेंड करना शुरू कर दिया, या 31 मार्च को उनसे पैसा लेना था, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस माइनस में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. आई जस्ट शो यू. आई जस्ट लॉग आउट. Just a minute. I'm just logging in. Oh, just a minute. I just logged it out. Uh, so now, पता नहीं. सी अगेन दिस इज अनदर टेक्निकल. ये आप लोगों को रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 2 दिन से ये FCRA पोर्टल अपने आप लॉग आउट कर दे रहा है लोगों को. सो बिकॉज ऑफ द सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा होने के कारण, सो इट इज़ गुड थिंग कि आप जल्दी जल्दी भर दें. डोंट वेट टिल द लास्ट डेट 31 दिसंबर. सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट वाइज. सो बेसिकली जो प्रीवियस बैलेंस था वो माइनस में नहीं जा रहा है. लेट अस ट्राई, एक हम डाल के भी देखते हैं. अगर आपने यहाँ पर माइनस फिगर डाला तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. जैसे ही आप डालोगे वो बता देगा इनवैलिड प्रीवियस बैलेंस. सो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे. सो यू कैन नॉट एंटर माइनस फिगर. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंडिचर, अगर आपका कहीं माइनस में जा रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोजेक्ट वाइज डिटेल, टेक द एक्टिविटी एक्सपेंडिचर एक्टिविटी वाइज. जैसे अभी अभी जो ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने एक ऐसा वर्किंग बनाया हुआ था जहाँ पर ढेर सारे प्रोजेक्ट है, 10-15 प्रोजेक्ट्स. but we club this project into into 2-3 एक्टिविटीज. जैसे आप देख सकते हैं कि हमने उसको 2-3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो माइनस फिगर हमारा है, अगर ये आप देख सकते हैं माइनस फिगर है यहाँ पर, वो पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज इट क्लब विद अनदर 2-3 में प्रोजेक्ट्स ऑफ दी जो प्लस में था, जिनका पैसा प्लस में था फंडिंग एजेंसी का. सो यू कैन डू दिस वे to make the things positive here. First thing,
सेकेंड था रिसीव्ड। पहले हम ये फिगर्स ले लेते हैं, बाद में ये एड्रेस वगैरह की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपका ये क्लियर है कि प्रीवियस बैलेंस माइनस में नहीं ले रहा है, तो कैसे डालना है। देन आपको एक्टिविटी वाइज उसको एक्सपेंडिचर लेना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी वाइज, एंड ट्राई टू मेक इट पॉसिबल बाय मेकिंग दिस एक्सेल वर्किंग। I will share those this Excel format with you, so आप अपने CA से ही आप खुद बना सकते हो। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इट इज़ वेरी इजी। जितना पैसा आया हुआ है आपके बैंक अकाउंट में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था कि दिस यूटिलाइजेशन एक्सपेंस, जैसे ये टोटल 38 लैक्स है, क्या उस एक्सपेंडिचर में एडमिन आना चाहिए, क्या उस एक्सपेंडिचर में आपका फिक्स असेट आना चाहिए? नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिस अमाउंट इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली प्रोग्रामेटिक यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर, प्रोग्राम एक्सपेंडिचर ही आना चाहिए, कहीं पर भी फिक्स असेट और एडमिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो एड्रेस की, लोकेशन की। यहाँ पर भी एक टेक्निकल गलती है FCRA की, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मांगा है स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट एड्रेस एंड द लोकेशन। लेट अस सी दिस। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर स्पेसिफिक एक्टिविटी, चलिए ये तो आपने एक डिसाइड कर लिया और लिख लिया। नाउ हियर द लोकेशन, जनरली एड्रेस एंड लोकेशन दे आस्क स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, करेक्ट। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका एक प्रोजेक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, 4 गांव में चल रहा है, तो आप उसको कैसे करेंगे। सो इन माय ओपिनियन, अगर एक प्रोजेक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, देन यू शुड ट्राई टू गेट डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम टैली, और फिर उसी को डालना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो इस बार, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो आई थिंक बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम और 31 मार्च होने के बाद ये रिटर्न, नया रिटर्न आया था ईयर कंप्लीट होने के बाद, ऑब्वियसली आपके अकाउंटिंग में आपने उस तरह से नहीं डाला होगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपेंडिचर मिल पाए। इन सच सिचुएशन यू शुड राइट जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंडिचर हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए, और बाकी जितने भी लोकेशन है, यू कैन सी हियर आई हैव एंटर ऑल द लोकेशंस हियर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये प्रोजेक्ट 6 जगह पर चल रहा था, तो हमने 6 विलेज या डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख लिए हैं, और जो 1 जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हुआ था अहमदाबाद, उसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, बिकॉज दिस अ ड्रॉप डाउन, और आप 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। अगर 2 स्टेट है तो डेफिनेटली आपको 2 स्टेट का डिफरेंट डेटा निकालना ही होगा फ्रॉम द वाउचर्स और फ्रॉम द एक्सपेंडिचर्स, करेक्ट। और देन यू हैव टू पुट दी पिन कोड, अगेन पिन कोड डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमने वही किया है, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है उसी एरिया का पिन कोड लगा दिया है। सो दिस इज ऑब्वियसली अ लूप होल और नॉट अ प्रॉपर सिस्टम FCRA की ओर से, सो इट इज़ बेटर कि आप भी कुछ इस तरह से करें। नाउ एक और क्वेश्चन था किसी का कि क्या हम हेड ऑफिस का सारे एक्टिविटीज में हेड ऑफिस का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि सारा पैसा तो हेड ऑफिस से ही गया हुआ है। आई सेड नो, because when you put all the locations or address as per your head office address and location, मतलब कि आप फील्ड में कोई काम ही नहीं कर रहे, इस तरह का इंफॉर्मेशन जाएगा। सो इट इज बेटर, डोंट डू दैट, दिस इज द इजीएस्ट वे कि सब लोग अपना हेड ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे तो पर्पस सर्व नहीं होगा। हियर द पर्पस फॉर FCRA इज, FCRA डिपार्टमेंट में ये मांगने का पर्पस यही था, सो दे कैन गेट अ ज्योग्राफिकल डेटाबेस के कहां पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। सो आई थिंक ऑब्वियसली दिस इज अ वर्क अराउंड कि आपको कौन सा एड्रेस लिखना है, आपको जितने भी विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट में स्पेंड हुआ है उस एक्टिविटी या उस प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे एड्रेस में लिख देने हैं। देन जिसमें मेजर स्पेंड हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जैसे मैंने अहमदाबाद यहाँ लिखा हुआ है, एंड देन स्टेट, एंड किसी भी एक का या जिसका मेजर एक्सपेंडिचर है उसी का पिन कोड लिखना है। दिस इज अ वर्क अराउंड ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ सिस्टम, करेक्ट। सो माय एडवाइस इज दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आपका टैली ही उसी तरह से होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट एक्सपेंडिचर लोकेशन वाइज। तो आप कॉस्ट कैटेगरी या गोडाउन या बहुत सारे ऑप्शंस है टैली में, लोकेशन, ब्रांच, उस तरह का कुछ
सिस्टम यूज करके आपके एक्सपेंडिचर को उस तरह से बुक करें ताकि नेक्स्ट ईयर आपको क्लियर कट मिले कि किस लोकेशन पे आपने कितना स्पेंड किया है। इस बार बिकॉज वो मार्च खत्म हो चुका था, आई अंडरस्टैंड कि किसी ने भी वो टैली में इस तरह से ब्रांच या लोकेशन वाइज अकाउंटिंग नहीं किया है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू डू अ वर्क अराउंड। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड इट। अभी भी किसी कोई एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स वहीं पर है राइट हैंड नीचे आपके, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, आई विल रिवाइज दी आगे का पार्ट जो रिसिप्ट पार्ट था अभी ये खत्म होने के बाद, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। वंस दिस प्रोजेक्ट वाइज इज एंटर, आपको उसका समरी देना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम फिगर है जो हमने पिछले वाले में डाला था प्रोग्रामेटिक एक्सपेंडिचर एक्टिविटी वाइज में। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम एक्सपेंडिचर ही डालना है सिर्फ और सिर्फ। अगेन उसमें कंफ्यूजन ये है कि प्रोग्रामेटिक एक्सपेंडिचर किसको गिना जाएगा, तो उसका डेफिनेशन एफसीआरए एक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। सो इट इज अ गुड सिस्टम कि उसी को आप फॉलो करें एंड डू नॉट कंफ्यूज विथ डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस समवेयर एल्स, और आपके सीए ने बोला कि ये एडमिन एक्सपेंस है। नो, जो एफसी एक्ट में डेफिनेशन दिया है कि कौन से प्रोग्राम एक्सपेंस है कौन सा एडमिन एक्सपेंस है उसी को फॉलो करें। Here you have to mention administrative expense. ये यहाँ पर देना है, admin expense should not be a specific activity or project wise, correct? ये administrative expense है. This is only you have to give number of foreigners working as a or associated or as a key functionary. तो अगर 2 लोग आपके ट्रस्टीज में फॉरेनर है तो यहाँ पर 2 लिखना है, कोई नहीं है तो 0 लिखना है, करेक्ट? तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Here you have to enter assets, new assets, only fresh assets, पुरानी asset की बात नहीं कर रहे, only new assets जो आपने परचेज की हुई है उसी का विवरण देना है, उसी की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। So when you add asset, यहाँ पर एक तो आपको पूछेगा मूवेबल इमूवेबल है, you have to then enter कंप्यूटर लिया है डिटेल्स में, लैंड है या बिल्डिंग है, whatever the details you want to give. Again purpose is the same, so you can give that purpose education, social, वही दे सकते हैं या स्पेसिफिक एक्टिविटी दे सकते हैं। अगेन डू नॉट राइट द प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम यहाँ नहीं लिखे, पर्पस लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट नेम नहीं तो देना है। और अमाउंट, अगेन अगर फिक्स असेट आपने किसी फंडिंग एजेंसी के पैसों से लिया हुआ है तो भी यहाँ पर आएगा, अपने ओन कंट्रीब्यूशन से लिया है तो भी यहाँ पर आएगा, कहीं से भी फिक्स असेट अगर परचेज किया है वो सारा यहीं पर जाना चाहिए। सो आफ्टर रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट इज दिस अनयूटिलाइज्ड एफसी ट्रांसफर्ड, करेक्ट? तो कई बार होता है दैट फंडिंग एजेंसी आस्क यू टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर वो एफसी ट्रांसफर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। यहाँ पर आपको अदर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम देना है, कब ट्रांसफर किया, क्या पर्पस था, अमाउंट और एक्शन, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी है, करेक्ट? तो दिस इज इम्पोर्टेंट अगर आपने कोई फंड एफसी का किसी और एफसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया है। सो आफ्टर रिसीट पेमेंट द थिंग इज अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नाउ हियर अप टू लास्ट टाइम ये एफडी और कैश बैंक वगैरह में प्रॉब्लम था, दिस टाइम उन्होंने वेरी क्लियर कर दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एफडी यहाँ पर लिखना है, कैश यहाँ पर लिखना है, हियर एफसी मेन अकाउंट में कितना पैसा है वो यहाँ पर लिखना है, और उसके अलावा जितने भी आपके एफसी यूटिलाइजेशन अकाउंट है बैंक अकाउंट उसका पैसा यहाँ पर लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस। चलिए तो एफडी की बात करते हैं। एक कंफ्यूजन था कि क्या एफडी के अमाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। दिस इज अ प्योर एफडी अमाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट या जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो आगे चला जाएगा रिसीव्ड में, यहाँ पर कहीं नहीं आएगा, करेक्ट? सो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा एफडी का ओपनिंग कितना था, ड्यूरिंग द आपने कितना एफडी बनवाया, उसमें से कितना रियलाइज हुआ, मैच्योर हुआ एफडी, और व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस,
ये क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आ रहा है, ठीक है, यू कैन नॉट एंटर इट, सो ये दिस प्लस दिस माइनस दिस करके क्लोजिंग बैलेंस आपका मिल गया, विच शुड मैच विथ योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस। कैश बैलेंस, डेजिग्नेटेड बैंक एंड यूटिलाइजेशन बैंक। नाउ कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि करंट लायबिलिटी, टीडीएस, करंट असेट, ये सारा क्लोजिंग बैलेंस में कहाँ जाएगा? तो सबसे पहला मेरा ये ओपिनियन है कि वो रिसिप्ट पेमेंट में कहीं पर नहीं जाता है, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट इज लुक लाइक दिस, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शेयर माय रिसिप्ट पेमेंट। मैं आपको एक अपना रिसिप्ट पेमेंट बताता हूँ कैसा बनाया हुआ है मैंने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कैन यू सी दिस? हाँ, करेक्ट, this is the receipt payment. Here you can see there is no such thing in a closing balance like current liability or current asset. This current liability is the payment of current liability of last year. तो current liability कहीं पर भी closing balance में नहीं आना चाहिए. It is very clear that this closing balance should match with your FC return. तीन चीजें हैं आपका, FD, कैश एंड बैंक, उतना ही क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। उसके अलावा अगर कोई आपने एडवांस पे किया है या लास्ट ईयर का कोई करंट लायबिलिटी पे किया है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, दिस शुड गो इनटू आइदर, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव था तो एडमिन में जाना चाहिए वहां पर FC4 में, या प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर है तो प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, या अगर असेट का एडवांस है तो उस तरह से जाना चाहिए। डू नॉट इंक्लूड करंट लायबिलिटी एडवांसेस इन क्लोजिंग बैलेंस। कई सीए उस तरह का रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं जिसमें क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूड्स टीडीएस, कैश एडवांसेस, करंट लायबिलिटी, ऑल दिस थिंग्स। डोंट गो फॉर दैट, करेक्ट। इस तरह का रिसिप्ट पेमेंट बनवाइए, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन बेसिकली, एंड दिस इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन। तो अपने सीए को बताइए कि इस तरह का रिसिप्ट पेमेंट बनाए जिसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन फंड दिखे, विच इंक्लूड्स कैश, बैंक एंड एफडी। Clear? So this is very clear. Closing balance is here, FD, cash and bank. Now this is next portion is land and building. यहाँ पर आपको उसी की इंफॉर्मेशन देनी है जो अनयूज पड़ा हुआ है, रिमेन अनयूटिलाइज। मतलब आपने 2 साल से और 2 ईयर से, 2 साल पहले कुछ लैंड या बिल्डिंग परचेज किया था और अभी तक यूज नहीं किया है, या 10 साल पहले लिया था और 2 साल से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, विच इज नॉट यूटिलाइज, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, वैकेंट पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, then you have to give all the information here in the record. You have to enter the things record. Next confusion is upload document. यहाँ पर जो मेन कंफ्यूजन था वो ये था कि इस बार एफसी रिटर्न में चीफ फंक्शनरी का नाम, इफ आई रिमूव हियर यू कैन सी इट हियर इन दिस एफसी रिटर्न, न्यू रिटर्न जो अभी FC4 आया हुआ है, पिछली बार ये नहीं था। पिछली बार आप चीफ फंक्शनरी का कैसे भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वो पहले पूछ रहे हैं कि आपका चीफ फंक्शनरी कौन है, यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन and then you have to select the file, signature file of that chief functionary. बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं चीफ फंक्शनरी के, वो पुराने लोगों के नाम आ रहे हैं, जो अभी करंट चीफ फंक्शनरी है उसका नाम नहीं आ रहा है। वो दो बिकॉज ऑफ 2 एरर्स वो हो सकता है। एक, या तो आपने FC6 रिटर्न नहीं भरा था, जब भी आपके चीफ फंक्शनरी चेंज हुए या मैनेजिंग ट्रस्टी चेंज हुए, आपने FC6 रिटर्न, जो चेंज का रिटर्न है FC6E आई थिंक, वो फाइल नहीं किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी FCRA डिपार्टमेंट के डेटाबेस में रॉन्ग चीफ फंक्शनरी या पुराने चीफ फंक्शनरी दिख रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड, अगर आपने FC6 भरा था और फिर भी यहाँ पर उसका डेटाबेस अपलोड नहीं हुआ है, तो देन यू शुड राइट टू FCRA डिपार्टमेंट विथ द प्रूफ कि आपने ये FC6 भरा था, दिस इज योर फाइल नंबर, और अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। नाउ हियर ऑल्सो इट्स अ वर्क अराउंड। अगर अभी आपके चीफ फंक्शनरी कोई पुराना दिख रहा है जो अभी है भी नहीं आपके बोर्ड में, और उस बोर्ड मेंबर का नाम दिख रहा है, या और कोई जो रिटायर हो गया उसका नाम दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? बिकॉज उसके आगे तो नहीं जाने दे सकता। इन माई ओपिनियन, सिलेक्ट जो
प्रीवियस का चीफ फंक्शनरी था उसका नाम, एंड देन करंट चीफ फंक्शनरी का आप सिग्नेचर सिलेक्ट कर ले। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ किस तरह से उसको करना है। लाइक दिस, एक ऑर्गेनाइजेशन में यही प्रॉब्लम था, देन we have find it out the work around, it's a work around basically. So आप देख सकते हैं here, this is the how we represent. Can you see it here? Can you see this signature here? Can you see this? Okay, here what we did after this signature, below that जब हमने स्कैन किया तो हमने सिग्नेचर के साथ साथ उनका नाम भी लिख दिया और चीफ फंक्शनरी डेजिग्नेशन भी लिख दिया, ताकि वी आर वेरी क्लियर, हम एकदम क्लियर हो जाए कि हमने तो लिखा था कि ये नाम है और ये चीफ फंक्शनरी है। बिकॉज जो ड्रॉप डाउन में दिख रहा है, जो ड्रॉप डाउन में दिख रहा था वो और किसी का नाम था। एक मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर और किसी का नाम था, बट यू कैन नॉट चेंज दिस। सो सिलेक्ट वॉट एवर द चीफ फंक्शनरी इज, और आप जब स्कैन कर रहे हैं सिग्नेचर नए चीफ फंक्शनरी का, तो उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, सारा कॉम्बो एक स्कैन करके अपलोड करें, ताकि जब आप एफसी प्रिंट निकाले अपलोड करने के बाद तो उसमें सही नाम वगैरह दिखे। करेक्ट, तो एक ये कंफ्यूजन था। सो लेट अस हैव सम क्वेश्चन आंसर, बट बिफोर दैट दोज हु हैव जॉइन लेटली, जिसको हमने अभी 1 घंटे पहले एडमिट किया है, जो लेटली ज्वाइन हुए उनके लिए आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज द रिसिप्ट पार्ट। तो बाकी के लोग ये आप मेरे साथ बने रहिए, हम क्वेश्चन आंसर राउंड ले रहे हैं, बट जस्ट क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द एफसी रिसीव्ड फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमने पहले देखा था, कई लोगों का कंफ्यूजन है कि ओपनिंग बैलेंस जो अमाउंट डालना है फर्स्ट पार्ट में एफसी रिसीव्ड में, जो ब्रॉड फॉरवर्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन डालना है, इस अमाउंट को क्या लास्ट ईयर के रिटर्न के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच होना है? तो आइडियली होना चाहिए। अगर आपका नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लास्ट ईयर के प्रेजेंटेशन का या आपके सीए का प्रॉब्लम था या जो भी था, अगर नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट दिस ओपनिंग बैलेंस मस्ट बी टैलीड विथ 2 थिंग्स। आप जो इस बार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है आपके सीए का, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा है उसके साथ, और आपके रिसिप्ट पेमेंट में जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है उसके साथ, ये दोनों के साथ तो मैच करना ही चाहिए। करेक्ट, सो नॉट नेसेसरीली दिस बैलेंस इन शुड मैच विद द लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद था ये दोनों के आपका जो पैसा मिला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन सोर्स एंड फ्रॉम लोकल सोर्स। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि फॉरेन सोर्स किसको बोलते हैं, लोकल सोर्स किसको बोलते हैं। जनरली फर्स्ट रेसिपिएंट इज अ फॉरेन सोर्स, सेकेंड रेसिपिएंट इज अ लोकल सोर्स। सो इन 90% केसेस थंब रूल इज कि अगर आपका बैंक अकाउंट में फॉरेन करेंसी हिट किया है डायरेक्टली तो फॉरेन सोर्स आएगा। अगर आपको इंडियन बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है आईएनआर में तो लोकल सोर्स आएगा। बट द बेस्ट, अगर आप कंफ्यूज है तो बेस्ट थिंग इज आस्क योर फंडिंग एजेंसी और आस्क योर डोनर, उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपका क्या फॉरेन सोर्स से पैसा दे रहे हैं डायरेक्टली या फिर सेकेंड रेसिपिएंट लोकल सोर्स से दे रहे हैं। करेक्ट, सो बेस्ट वे इज टेक द एडवाइस फ्रॉम फंडिंग एजेंसी। मैं जहां ऑडिट कर रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हम यही कर रहे हैं कि जब भी पैसा आता है वी आस्क फंडिंग एजेंसी कि आप ईमेल करें कि ये पैसा इंडिया डायरेक्ट फॉरेन सोर्स है या लोकल सोर्स है, ताकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहे। सो यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू कैन डू द सेम थिंग कि डोनर से ही पूछ लिया करे या राइटिंग में ले लिया करे कि आपका फॉरेन सोर्स है या लोकल सोर्स है, विच में बी वेरी यूजफुल अगर कभी क्वेरी आता है तो। देन हमने देखा अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में फर्स्ट आता है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? ये इंटरेस्ट होना चाहिए नेट इंटरेस्ट विच यू हैव रिसीव्ड इन योर बैंक अकाउंट।
अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो 31 मार्च को बैंक आपके अकाउंट में सिर्फ बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में दिखा रही है वो नहीं आएगा, करेक्ट। टीडीएस नहीं आएगा। यू हैव टू एंटर इंटरेस्ट नेट अमाउंट, करेक्ट, जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। अदर रिसिट्स में था 4-5 चीजें आप डाल सकते हैं अदर रिसिट में, जैसे हमने एक डाला हुआ है टीडीएस रिफंड आया हुआ था करंट ईयर में बैंक अकाउंट में, तो वो डाला हुआ है। इस तरह की इनकम जनरेशन एक्टिविटी से कोई पैसा आया हुआ है एफसी का ऑब्वियसली, या फिर एफसी असेट्स यूज करने के लिए जो इनकम आया हुआ है रिसिट हुआ है वो डालने का था। सो देर आर 4-5 माइक्रो क्रेडिट चल रहा है और इंटरेस्ट आया हुआ है लोन का, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। So there are many such other receipt or in the foreign bank account. यहाँ पर एक कंफ्यूजन था कि क्या कोई एक्सपेंडिचर जो प्रोजेक्ट को चार्ज किया है फॉर द यूसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन रिसोर्सेज, अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो ओन रिसोर्सेज है उसका यूज करने के लिए हम प्रोजेक्ट एक्सपेंस डेबिट करते हैं और हमारा खुद का इनकम अकाउंट क्रेडिट करते हैं, या वो जनरल रिजर्व हो गया या आप कोई इनकम अकाउंट क्रिएट कर लिया। सो दिस तरह के इनकम अकाउंट क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हैं जो किसी को पेमेंट नहीं किया, जो रिसीव्ड नहीं हुआ, उस तरह की सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। तो कई ऑर्गेनाइजेशन को ये कंफ्यूजन था कि क्या हमने फंडिंग एजेंसी को चार्ज किया है प्रोजेक्ट को और हमारा इनकम दिखाया हुआ है एफसी में, वो यहाँ पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इन माय ओपिनियन नहीं आना चाहिए, बिकॉज वेरी क्लियरली दे हैव मेंशन अदर रिसीट्स, इनकम नहीं लिखा हुआ है। इट मे बी योर इनकम, आपके प्रोजेक्ट को चार्ज किया तो प्रोजेक्ट के लिए वो एक्सपेंडिचर है, आपके लिए वो इनकम है, बट दिस इज नॉट अ फॉरेन रिसिट, वेरी क्लियर। ठीक है, तो हमने ये देखा था। देन पर्पस वाइज देर आर 4-5 पर्पस जो आप अगर यहाँ पर जाओगे तो ड्रॉप डाउन में लिखना है। ये अमाउंट जो लिखा हुआ है, दिस अमाउंट इज फॉरेन डायरेक्ट सोर्स अमाउंट, जो हमने आगे लिखा उसके साथ मैच होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ टैली में वो मैच नहीं करेगा। देन डोनर वाइज देना होता है अमाउंट। डोनर का डिटेल्स आप अगर FC3 आपने इंटीमेशन फाइल किया है क्वार्टरली रिटर्न, तो उसके सारे डोनर्स वहीं पर आ जाएंगे। दिस इज अ मास्टर ऑफ डोनर्स। आप डोनर वाइज डिटेल में एंट्री करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? नेम ऑफ द डोनर, नेम ऑफ द फंडिंग एजेंसी शुड बी एग्जैक्टली एज पर योर एग्रीमेंट। ग्रांट एग्रीमेंट में फंडिंग एजेंसी का जो नाम है वही यहाँ पर आना चाहिए, नहीं कि उसका शॉर्ट नेम जो आप यूजुअली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं अपने स्टाफ के साथ या फंडिंग एजेंसी के साथ। कंट्री इज इंपॉर्टेंट। व्हेन यू एंटर इंडिया, हियर एड्रेस शुड बी ऑफ इंडिया, एंड व्हेन यू एंटर इंडिया दिस फंड जो रिसीव हुआ है वो जाना चाहिए लोकल सोर्स में। व्हेन यू एंटर अ कंट्री आउटसाइड इंडिया लाइक यूएसए, तो एड्रेस भी होना चाहिए यूएसए का, एंड द अमाउंट गोज इनटू द फॉरेन डायरेक्ट सोर्स, करेक्ट। कई फंडिंग एजेंसी फॉरेन की है, मतलब कंट्री उसका यूएसए लिखा हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंडिया ऑफिस का एड्रेस लिख दे रही है, विच इज रॉन्ग। अगर इंडिया ऑफिस है कम्युनिकेशन के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, बट डू नॉट पुट इंडिया ऑफिस हियर। अगर आपका फॉरेन डायरेक्ट सोर्स है, आपके यहाँ पर पैसा बैंक अकाउंट में यूएसए से आया हुआ है, then ask the agency to give USA address. Do not enter Indian ऑफिस या कम्युनिकेशन या लाइजनिंग ऑफिस एड्रेस। तो ये ध्यान में रखना है। अनदर पॉइंट हमने देखा था कि स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी का नाम लिखना है। डू नॉट राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पर उसी एक्टिविटी का नाम लिखना है जो आगे आप यूटिलाइजेशन में लिखोगे, जो हमने अभी देखा एक्सपेंडिचर में, और उतनी ही अमाउंट लेनी है जो आपके बैंक अकाउंट में आया हुआ है, करेक्ट। तो कई फंडिंग एजेंसी, जनरली फॉरेन फंडिंग एजेंसी टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है, बट कई बार ये हो जाता है कि कोई इस तरह की अमाउंट हुई जो ग्रांट में, पहले तो ग्रांट पे कभी टीडीएस नहीं लगता है, ग्रांट पर कभी भी टीडीएस नहीं लगता है। फिर भी अगर किसी ने टीडीएस डिडक्ट करके आपको पैसा भेजा है ग्रांट का, then put it net amount here, do not include gross amount including TDS। जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया नेट अमाउंट, उसी को यहाँ लिखना है। एंट्री डेट इज व्हेन यू एंटर दिस, तो मैंने 17 दिसंबर को किया था तो आपको 17 दिसंबर दिखेगा।
आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज टैली अमाउंट। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैच होना चाहिए। ये था डायरेक्ट सोर्स, उसके साथ मैच होना चाहिए पर्पस, और उसके साथ डोनर वाइज डिटेल, और लोकल सोर्स मैच होना चाहिए लोकल वाइज कंट्रीब्यूशन, डोनर कंट्रीब्यूशन से। ये इंडियन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये अमाउंट ऑटोमेटिकली ही आ रही है। और कहाँ से आ रही है? ये अगर आपने इंडिया डाला है डोनर में तो वो लोकल में डाल रहा है, अगर फॉरेन का कंट्री है तो फॉरेन में डाल रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस टैली और मैच हियर फॉर ऑल द रिसिट्स। बाकी यूटिलाइजेशन वगैरह हमने देख लिया था, कई लोग हमारे साथ बाद में जुड़े थे तो। So now if you have any questions, you have 5 minutes, you can write down in the chat box, so we can then start a question answer session. So I'll request all of you, because it is not possible for me, there are more than 30-40 participants, so it's not possible for me to unmute all of you, otherwise it will become chaos. So in my opinion, let us, whatever your questions may be, just put it down into the chat box so that we can discuss it here. तो जितने भी आपके अगर questions है, I'll take it one by one and then we'll discuss this. There are many questions. Can we start? Okay. So let us start. मोमिता जो है उन्होंने पूछा हुआ है कि इन एक्सपेंडिचर कॉलम डू वी पुट बोथ प्रोग्राम एंड एडमिन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, only the program amount? Please share the Excel sheet with us. I'll share Excel file. I have all of your email account while you have given at the time of the registration. So I'll share my Excel format to all of you later on after this session. So do not worry about. I'll share the receipt payment and working format with you. No, in expenditure column, only you have to mention the program expenses. I think Momita is talking about this utilization. Okay, see, you can see again it is logged out. So I request you jaldi se jaldi file कर दे अपना return after this session, because 2 दिन से ये सर्वर प्रॉब्लम कर रहे हैं FCRA का. So do not wait till the last date 31st December, otherwise टेक्निकल रीजन से आपका कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि आज ये सर्वर पे जितना लोड पड़ रहा है वो सर्वर ये कर रहा है, क्लोज हो रहा है. सो यस, मोमिता आस्किंग, और कई लोगों ने पीछे पूछा हुआ है कि क्या अंडर दिस यूटिलाइज्ड बैलेंस, अंडर दिस यूटिलाइजेशन एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस आएगा? नहीं. दिस एक्सपेंडिचर 38 लाख शुड बी मैच विथ द सेकेंड टैब. उसके बाद वाला जो टैब है उसमें नेक्स्ट टैब में यहाँ पर जो प्रोग्राम एक्सपेंडिचर डाला हुआ है उसके साथ मैच होना चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस अमाउंट ऑफ प्रोग्राम एक्सपेंडिचर शुड मैच विद द एक्टिविटी वाइज में जो यूटिलाइजेशन दिखाया हुआ है उसके साथ. ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए. Correct. Next is okay, I'll start my video. Okay, then next is can you please repeat the annexure A? What will we with the balance TDS or advance in closing amount? Momita, again I am telling you, TDS and advance amount should not go into annexure A. Annexure is very clear. For the activity you have spent amount, that spent amount only goes into the utilization. तो अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए एडवांस दिया है तो वो इस एक्टिविटी में नहीं जाएगा. करेक्ट. अंजलि पूछ रही है, कैन वी मेड एफडी ऑफ एफसी फंड? व्हाट इज द प्रोसीजर प्लान? यस, ऑफ कोर्स यू कैन मेड एफडी आउट ऑफ द एफसी फंड्स. इट इज अलाउड. ओनली एफडी इज अलाउड, नॉट म्यूचुअल फंड. No, any speculative investments are not allowed from foreign contribution. Only fixed deposit.
is allowed. Dhwani asking, what about if opening balance is including of TDS amount and current liabilities? We are preparing FC return on basis of income and expenditure account every year. So every year you are doing wrong thing, Dhwani. Income and expenditure cannot be the base for FC return. FC return should always be made from the receipt and payment account. So kindly आपका जो ये mistake था या error था unknowingly, आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिए करंट ईयर से. आस्क योर ऑडिटर टू गिव रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, साइन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, एंड ऑन दैट बेसिस प्रिपेयर योर एफसी रिटर्न. Balkrishna ask where to show admin charges from projects as a closing balance will not match. I don't, as I told you, Balkrishna, this expenditure is as per the activity, not the project wise expenditure. First of all, not the funding agency wise expenditure. कहीं भी ये ऐसा नहीं लिखा है कि आप फंडिंग एजेंसी का ओपनिंग बैलेंस लीजिए, फंडिंग एजेंसी का रिसीट पेमेंट वगैरह दिखाइए. अंडर दिस दे आर आस्किंग कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में ओपनिंग बैलेंस कितना था, व्हाट इज द रिसीट यूटिलाइजेशन एंड क्लोजिंग बैलेंस. करेक्ट. सो इफ देयर इज एनी एडमिन चार्जेस एज यू आस्क, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहाँ पर जाना चाहिए. जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था उसके बाद वाला टैब, here in administrative expense, whether this admin expense for your organization or for the project expenditure. FD interest, Momita asking FD interest will show where. It is very clear in the first tab here, sorry, in the second tab, other receipts, this interest. So FD interest goes here. Correct. Then again Balkrishna ask where to show TDS deducted by bank from interest received. कहीं पर भी नहीं दिखाना है बालकृष्ण. TDS deducted and interest given to you, तो आपको interest का net amount लेना है. TDS deducted by bank goes into the balance sheet item as a TDS receivable. वो receipt payment का item ही नहीं है. When you get the refund of that TDS, at that time you have to show it here in the other activity. Simple. Other receipt, sorry. Rajesh asked, old assets will be reported in other receipt. Yes, when you sell old asset, it should go into other receipt. Correct. I just forgot that. So अगर आपने कोई पुराना asset बेचा हुआ है, उसका पैसा FC में जाना चाहिए और वो यहीं पर दिखना चाहिए under the other activity. Balkrishna asks, funds received after deducting charges. In this case, which amount to show? Net amount. After deducting bank charges, जितना आपका पैसा आपके अकाउंट में आया हुआ है उतना ही दिखाना है. FD interest already mentioned. राजेश ने पूछा है कि old asset वाला again, yes, it is done. ध्वनि पूछ रही है, we have received grant from a funder in INR. And in contract also the funders detail is of India, then what we had to do? Is it required to go to donor? No, it is a local source then, Dhwani. Keep it in a local source. वो foreign contribution तो था ना. If it is a foreign contribution, then it should go into the local source. वहाँ पर लिखा हुआ है from a local source. FC बैंक अकाउंट में पैसा आया है अगर INR में, FC बैंक अकाउंट में INR में पैसा आया हुआ है from Indian donor, तो वो लोकल सोर्स गिना जाता है. करेक्ट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डोनेशन रिसीव्ड इन योर लोकल बैंक. डू नॉट कंफ्यूज विद दैट. राजेश पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एटसेट्रा. दैट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन के ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटी प्रोजेक्ट. लाइक TDS रिफंड में आप देख सकते हैं बालकृष्ण में, राजेश, मैंने 2019 लिखा हुआ है बिकॉज हमने 2019 में रिसीव किया था रिफंड. यू कैन पुट इट 2018, जो भी ईयर था. संतोष पूछ रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग टू अदर ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट स्टेट एज अ रिसोर्स ग्रुप. ऐसे में हम एड्रेस कैसे डालेंगे, प्लीज क्लियर सर. देन यू हैव टू, जितना भी पैसा आपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया है, इफ इट इज अ फंड ट्रांसफर, तो यहाँ पर भी आपको स्टेट वगैरह तो डालना ही नहीं है. आप अगर FC ट्रांसफर दिखा रहे हैं अंडर दिस टैब, जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, होपफुली इट विल ओपन, लॉग आउट नहीं करने दे.
तो उसमें कहीं पर भी आई थिंक एड्रेस वगैरह नहीं डालना है राजेश, सॉरी संतोष पूछ रहे हैं. आई थिंक द सर्वर इज नाउ getting cranky. I'll just show you, Rajesh, that we have to, where we have to put, see, now login is very difficult to the server. I request all of you to file immediately after clarifying all this detail, because जैसे दिन लास्ट दिन आपका जाएगा सर्वर आपको लॉग आउट करता रहेगा. संतोष ने पूछा था कि क्या हम फंड ट्रांसफर करेंगे, उसको कहाँ पर दिखाना है. संतोष, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, वो यहाँ पर सी इट्स नॉट वर्किंग, so it is in a utilization FC transferred. Basically I am again trying, I don't know what is going on here in the FCRA portal, and that's why सब लोग रिटर्न फाइल कर दें. चलिए, अगर आता है तो मैं ऑनलाइन, अगर लॉगिन हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ. हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, just a minute, we will see whether it is going. Yes. So Rajesh, when you record here, if you have transferred money to some other organization, then here there is no address. When you transfer to other organization, there is no address, so there is no question of adding address in this. Dhwani पूछ रहे हैं, if we are entering only program expenditure, then closing balance will come wrong, and it is also will possible. No, Dhwani. When you enter expenditure, see, when you are, I am talking about this again. Do not confuse with this activity wise opening and closing with your overall opening and closing. It is a very specific previous balance of particular activities and previous closing balance of particular activities, and that's why I ask you पहले ही कि आप activity wise यहाँ पर डालें, not project wise. This activity may have 4-5 funding agency or a project, correct? So opening closing balance is not the opening closing overall of your organization. Very clear. Rama Rao है, TDS refundable credited to domestic account. Is it possible? Yes. अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपका TDS जब रिटर्न फाइल किया, अगर आपने रिटर्न में डोमेस्टिक अकाउंट का बैंक अकाउंट नंबर दिया है, डोमेस्टिक बैंक अकाउंट नंबर दिया है, तो डेफिनेटली वो डोमेस्टिक में ही जाएगा. हाउ इनकम टैक्स अथॉरिटी कम टू नो कि आपका एफसी अकाउंट है या नहीं है? सो इट्स योर मिस्टेक. Shobna asking, do we have to mention the individual donation amount received to support for our social cause in the activity utilization section, as it is given as a general support? If you have spent from that individual account amount to specific activity, then yes. तो अगेन शोभना भी वही कंफ्यूज हो रही है कि क्या ये डोनर वाइज देना है? नहीं शोभना, ये एक्टिविटी वाइज देना है. तो अगर जनरल पर्पस के लिए आपको किसी ने डोनेशन दिया है, एफसी डोनेशन है, और आपने वो यूज नहीं किया है, तो कहीं पर भी नहीं आएगा. अगर आपने कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए यूज किया है तो यहाँ पर आएगा. आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज किया है तो वो एडमिन में चला जाएगा. Anika Bajaj is asking total of utilized amount, enter in details of project of, मतलब वो इसी की बात कर रही है. FC has been received and utilized should be as per receipt payment and not income expenditure. Correct, Anika. This whole thing should be as per receipt payment. Further, in next step, program and admin expense should also be as per receipt payment. Yes, exactly. The whole FC return is based on the receipt payment and not income expenditure. I confirm it, and it is, I am very damn sure that उनका format देख के यही लग रहा है that FCRA department is more keen to know what is your foreign contribution balance, opening कितना था, receive कहाँ से हुआ, कितना हुआ, और payment. They are not
लुकिंग इनटू द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर लाइक अनपेड कितना था, लायबिलिटी कितना था, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है. दैट इज व्हाट आई थॉट एंड दैट्स व्हाई यस इट शुड बी एज पर द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट. नीरज पूछ रहे हैं दैट हे आई विश टू नो इफ द ग्रांट इज लैंडेड इन इंडियन बैंक अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द रेमिटर और रिसीवर बैंक चार्जेस, व्हाट अमाउंट वी शुड declare in the return? Net amount. You should take it as a net amount. Yes. Balkrishna asking how to adjust now difference in opening. Balkrishna, forget about it. आपका closing balance last year में गलत चला गया है, तो keep a working ready. अगर उसमें कोई query आएगा तो आप बता देना क्या problem था after the working, आपके books of accounts के support के लिए दिखा करके. बट डू नॉट, जो लास्ट ईयर का मिस्टेक था उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस ईयर का रिटर्न भी गलत मत फाइल करें. दैट इज व्हाट आई थॉट. Rama Rao is asking, we have implemented the 2 project on behalf of another NGO because they don't give FCRA registration. It is considered as our own project. See, this is a very wrong practice when your, so I don't understand Rama Rao. Rama Rao is asking that they have received foreign funding from on behalf of some other organization. If Rama Rao is there, kindly clarify that whether you have received the foreign funding without FCRA registration or you had given foreign funding to other organization for without FCRA registration. Please clarify, then I can answer. संतोष इज आस्किंग, अदर स्टेट में कोई सब ग्रांटी नहीं है सर, हम लोग दूसरे स्टेट में डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं एक रिसोर्स ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के टूर पर. then it is your expenditure, Santosh. It is your utilization. I don't know how you treated that. First of all, if it is not sub grantee, आप ग्रुप रिसोर्स ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे दे रहे हैं. You are transferring money to their resource group organization bank account or you are transferring money to personal account of their individuals. So I think some confusion is there. But अगर आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, then it is a sub grantee for sure. Dhwani is asking something. Sorry, we had disconnected. Please repeat of India donor question of us. Just a minute, Dhwani. I can refer it. Dhwani is asking that we have received a grant from funder in INR and contact is also in India. अगर ध्वनि आपने वो पैसा एफसी बैंक में लिया हुआ है तो यू शुड टेक दैट अमाउंट एज अ लोकल सोर्स. एफसी के एफसी पैसा है, एफसी बैंक अकाउंट में आया हुआ है, देन यू शुड टेक इट एज अ लोकल सोर्स. करेक्ट. समवन इज आस्किंग, Anthony is asking, each and every donor supported projects includes admin cost. In that case, how to remove the admin cost, as admin cost may not be known beforehand? Anthony, it is not possible. In your books of account, there is your admin cost should be separate. तो आपके टैली में या जहाँ पर भी आपका अकाउंटिंग हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो सेपरेटली ही दिखना चाहिए. Why it is included in the project budget? First of all. So it is very clear. FCRA is very strict about that. कि आपका प्रोग्राम एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस सेपरेट होना चाहिए. So do that thing in your or change your accounting system so that you can separate both program expense and admin expense. Kirti is asking if we have a TDS receivable from foreign fund and general source both. TDS refund is refunded in general account. Then how to transfer TDS refund of foreign fund? Kirti, this is the issue. ये बहुत लोगों के साथ हुआ है. Very valid question कि आपका अगर TDS दोनों foreign और general से बन रहा है and because income tax authority give refund in only one bank account, वो एक ही बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये इश्यू है कि उसको कैसे ट्रांसफर करें. वन वे इज वेरी क्लियर.
take it from general bank to your foreign funding bank and pass a JV from in both the books. That is one valid way. Another is use that TDS account, withdraw it from general source and use for the EPSI money, EPSI project. Correct. And that way you can do it. Dhwani is asking, we had received grant donor and from that we had sub grant to another organization. Had we have to include that amount in? No. Dhwani, आप अगर किसी और को सब ग्रांट दे रहे हैं on the instruction of the donor, then it should go into this tab. I am just showing you under this tab, utilization FC transferred. वो आपके utilization expenditure जो ये दिख रहा है यहाँ activity wise में नहीं आएगा. अनुराग पूछ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कम्स अंडर एडमिन और प्रोजेक्ट कॉस्ट. अनुराग, एज पर दी डेफिनेशन ऑफ द FCRA जो अंडर सेक्शन एक 2 समथिंग है, उन्होंने लिखा हुआ है कि एडमिन में क्या आएगा. उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है. दे हैव जस्ट मेंशन एनी काइंड ऑफ अ सैलरी रेम्यूनरेशन गोज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. सो आई थिंक यू हैव टू टेक अ कॉल. आपके ऑडिटर को ये डिसाइड करना होगा कि ये एडमिन में जाएगा या प्रोग्राम में जाएगा. माय ओपिनियन इज project coordinator salary or remuneration should go into the program expense. बट उसमें कंफ्यूजन है, डायलेमा है, सब लोगों को कंफ्यूजन है कहां पर जाएगा. इन माय ओपिनियन इट शुड गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बट एक्ट में या रूल में कहीं पर क्लैरिफिकेशन नहीं है. सिर्फ लिखा हुआ है सैलरी एंड रेम्यूनरेशन कंसीडर एज एन एडमिन एक्सपेंस. शोभना इज आस्किंग, one of our project activity utilization is overspent than the available balance, but is covered with our general fund. So in the activities, Shobna, first of all, this is a violation. You cannot use your general money into, मतलब local पैसा आप FC project के लिए use नहीं कर सकती. सबसे पहले अगर आपने use, so kindly clarify, general fund is FC fund और local fund. अगर local fund है तो नहीं कर सकती. अगर आपने FC फंड से किया हुआ है तो then you should put it in the opening balance so that your closing balance will not be a negative. I think I cleared. शोभना, अगर है तो आप चैट में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो. So I just quickly summarize this and you can see these are all confusions हमने जो देख लिया, chief functioning name वगैरह. Thank you so much. This is my book. You can purchase it here. This is a book related to, this is not related to FCRA. I'll just clarify it. This is related to accounting and financial control of the NGO. You can buy it from here. This is the link. And you can email me आपका जो भी query है related to FCRA और NGO. I'll try to give you the answer. तो आप email कर सकते हैं. blog पे है. This is my blog kcjmngo.com. वहाँ पर मोबाइल नंबर भी है और आप query भी लिख सकते हैं. You can WhatsApp me on the same number. So thank you so much for joining this webinar and for a knowledge sharing experience. Thank you so much. Whatever your feedback is, kindly share it with me on email और WhatsApp पे आप कर सकते हैं. So thank you so much and take care. Best of luck सारे लोगों को कि अच्छे से आप अपना रिटर्न करें and correctly रिटर्न फाइल करें. So hopefully आपको समझ में आया होगा. If there is any queries और उसके बाद भी कुछ आपको लग रहा है queries वगैरह, तो आप email करें and I'll answer you as far as possible. Thank you so much.